चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है, all of you can understand English to English? Yes, sir. I will speak in both the languages, English and Hindi, Yes, sir. so that you can understand easily. So come to the point. Topic, आप सभी जानते हैं कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास। तो पहले टेंस है, मोडाल्स है, ठीक है, डिटरमिनर्स हैं, और आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं, या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ बुक्स देती हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में क्या होता है, पूरे सिलेबस को वी हैव टू टेक इन शॉर्ट में हमें उसे रिवाइज करना है। तो पहले हम टेंस ले लेते हैं। टेंस को मैं बहुत कम शब्दों में आपको ऐसा याद करा दूंगा कि आप आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच वेरी टेंस इज गिवन। फर्स्ट टेंस बेसिक आप सभी जानते हैं, आई हैव टोल्ड यू, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इसमें पहले हमने इंडेफिनिट लेना है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, मैं इसे भी शॉर्ट में लिख लेता हूं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट इसे भी शॉर्ट में लिखिए। और फिर आता है हमारा परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसे, ठीक है। परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इसी तरह से परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, ये कितने होते हैं हमारे, 3, ये कितने होते हैं, 3, ये भी 3, अंडरस्टैंड। अब पॉइंट क्या आता है, हमें देखिए अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें या हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, तो सेंटेंस में मेन पार्ट जो होते हैं वो केवल ये 4 होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको पहले से समझा चुका हूं। सब्जेक्ट किसी भी टेंस का हो, वो सेंटेंस को देख करके ही पहचाना जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इनको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस को समझना। समझ पा रहे हैं हाउ वी कैन अंडरस्टैंड टेंस। तो टेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हम इस पर आते हैं। इंडेफिनिट तीनों होते हैं, तीनों में हमने सबसे पहले देखना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो तीनों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो तीनों में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो तीनों में फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो देखिए इसमें कॉन्टिन्यूअस भी आ जाता है और परफेक्ट भी आ जाता है। ये चीज समझने की होती है
कॉन्टिन्यूअस को चाहिए कि वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए, परफेक्ट को चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों एक साथ आ गए। इसका मतलब उन दोनों का होना बहुत जरूरी है, परफेक्ट का भी होना यानी कि आईएनजी का भी होना जरूरी है और थर्ड फॉर्म का भी होना जरूरी है। इसलिए देखिए आईएनजी मेन वर्ब में ही लगाएंगे, लेकिन अब थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए देखिए हर जितनी भी आप वर्ब देखेंगे, जो भी आप वर्ब देखते हैं सभी में बी जरूर छुपा होगा। बी का मतलब है होना, और वर्ब का काम है किसी एक्टिविटी का होना यानी कि हर वर्ब के अंदर बी छुपा होता है। इसलिए जैसे हमें जरूरत पड़ती है हम बी को ऐसे ही निकाल लेते हैं। बी के फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो बी होती है, आईएनजी फॉर्म की बात करें तो बी होती है, अगर हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो बीन होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म इसकी इस बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म होती है वॉच या वर्क। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बी में एसएएस अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? बी में एसएएस या डू डज इसमें छुपता है, वो मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा भी समझते हैं कि सेकंड फॉर्म आती है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड फॉर्म रूल तो ये है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं जो आपको शॉर्ट में वो बता देता हूं। इसलिए जब हमें आईएनजी की जरूरत है तो मैन वर्ब में दे दिया, अब हमें जरूरत है थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म हम बी में दे देंगे। एक बात का ध्यान देना है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब में पढ़ लेते हैं, जिससे हम गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब में नहीं पढ़ना। जब ये मेन वर्ब को शो कर रहा है तो इसे इसके साथ ही पढ़ना है, क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब में इसे पढ़ेंगे तो नेगेटिव में हैव बीन, हैड बीन या हैज बीन के साथ अगर नोट लगाना हो तो बीन के बाद रूल बैठता है नोट का, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसे इसके साथ पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव में अगर हम देखेंगे तो हैज बीन और हैव बीन दोनों हमें पहले ले जाने पड़ेंगे, जो रूल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उस कंडीशन को वहां तक लाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इसको मेन वर्ब के साथ ही पढ़ेंगे, ये अलग नहीं हो सकते, और बाकी इसकी हेल्पिंग वर्ब जो काउंट की जाएगी वो टेंस के अकॉर्डिंग और हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपके माइंड में एक आ रहा होगा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में तीनों में मैंने ये बताया, कोई आपको सेकंड फॉर्म भी बताएगा, कोई आपको ऐसे यस भी बताएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वो फोकस करना है, क्योंकि अगर हम उस चीज को पढ़ेंगे तो हमारी गलतियां और ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे नियम और हमें रूल ऐसे बनाने चाहिए जो कम रूल में ज्यादा समझ में आ जाए। तो मैं उसको एक बार क्लियर कर देता हूं। डस्टर है? डस्टर नहीं, चलिए तो मैं इंडेफिनिट के पहले इस नियम को बता देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है? डिड। और फ्यूचर की क्या होती है? विल या सैड। सभी समझते हैं इस बात को? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेज में मैं बता देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेज में एक रूल है, आप सभी को लिख लेना है, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज में यदि हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में, इन दोनों के बीच में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये नियम होता है सेंटेंस बनाने का। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट ना दिया गया हो, नेगेटिव ना हो, या सब्जेक्ट बीच में ना आया हो, या कोई प्रेशर ना दिया गया हो, तो क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छिप जाती है। ये किस टेंस में होता है?
एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में। ये हेल्प वर्ब मेन वर्ब में छिप जाती है। ये रूल देखिए मैंने अपने आप ही बनाया, मैं आपको बता दूं, ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से ये रूल बना है। तो ये इसमें छिप जाती है और इसने इस नियम ने लगभग 50 नियम फेल कर दिए हैं, 50 नियम को साइड कर दिया है, जिसके ये नियम यहां। चलिए पढ़ लेते हैं, हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर नोट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं आया है या कोई प्रेशर नहीं दिया गया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छिप जाती है, छिप जाएगी। छिपने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू है और डू मेन वर्ब हो गई गो, डू और गो एक साथ जुड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, गो ही रहेगा। लेकिन अगर ये दैट और गो के बीच में आ जाए तो भाई इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है तो छिप गया, यहां कोई नहीं है छिप गया, तो ये अपना एस या ईएस जो भी इसके साथ होगा वो इसको दे देगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ईएस को ना लेती हैं, केवल एस से काम चलता है, ठीक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यही अगर हम पास्ट में पहुंचाते हैं तो डिड प्लस गो जाएगा, तो डिड इसके अंदर छुप जाएगा। कारण मैंने बता दिया है, यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट या नोट ना आए तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छिप जाती है, तो ये इसमें छिप जाएगी। तो छिपने के बाद क्या होगा, ये कौन सा रूप होता है, देखिए डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, डू में एस जोड़ते हैं तो ये बनता है, और थर्ड फॉर्म डन होती है। तो आप समझ गए कि डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये अपनी सेकंड फॉर्म इसको दे देगा और ये बन जाएगा वेंट। इसलिए कभी भी ऐसा याद ना करो कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखो, क्योंकि अगर ये याद रखोगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। आपको ये याद रखना है, जितने भी इंडेफिनिट होते हैं, देयर आर 3 इंडेफिनिट्स इन टेंसेस, 3 होते हैं, 3 में से सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो बात और है कि कहीं पर हेल्पिंग वर्ब छुप जाए तो वो अपनी सेकंड फॉर्म उसको दे देती है, ये इसका रूल है। अब आप बहुत सारी गलतियों से बच जाओगे। एक तो आप कहीं पर भी ऐसा यूज नहीं करोगे कि डिड भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। क्यों, क्योंकि डिड छुपने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर डिड है तो डिड का मतलब क्या, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं तो डिड गो चल जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं चलेगा। तो ये गलती होना भी आपका फिनिश हो जाता है, यहां पर बहुत रेयरली कोई गलती कर पाएगा। यानी कि मानिए कि इंडेफिनिट के लगभग 15-20 रूल इसमें कवर हो जाते हैं और पास्ट के कवर हो जाते हैं, और नियम केवल एक है। और यही हमारी जो पॉलिसी है वो यही कहती है कि कम से कम रूल बताए जाए और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।